हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं पास्ट ईयर के एमसीक्यूज थ्योरी ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड। अराउंड 17 एमसीक्यूज हैं, सारे के सारे पास्ट ईयर के। इसमें मैंने कोई इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा कवर नहीं किए। और हाँ, अगर आपने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट की वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो देखिए, तब जाके आपको ये समझ में आएंगे। क्योंकि जैसे आप कॉस्ट समझोगे उसके बाद रेवेन्यू की वीडियो कवर कराऊंगा तो वो भी समझनी है। उसके बाद ही आपको प्राइस डिटर्मिनेशन का पार्ट आएगा अंडर डिफरेंट मार्केट सिचुएशन, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, डिओपोली। नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और इसके कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं जैसे इक्वेशन के फॉर्म में बनते हैं, जैसे मैंने एक आपको आज की वीडियो में भी दिया है। तो अगर आपने क्वेश्चन वो सॉल्व कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो कवर करवा ही रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। दिसंबर 19 का है, आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। सबसे पहले वीडियो को रोकिए और पर्टिकुलर सारे ऑप्शन आराम से पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद सोचिए कि पर्टिकुलर क्या था। वैसे तो आपने क्या है, पहले ही पीडीएफ देख ली होगी, उसके हिसाब से आपने कवर कर लिए होंगे। देखिए, सिंपल रखना है। पहला ऑप्शन क्या बोल रखा है, यानी पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, इन द शॉर्ट रन चेंज इन टी एफ सी इक्वल टू जीरो, देयर फॉर चेंज इन टी सी इक्वल टू चेंज इन टी वी सी। शॉर्ट रन में आपको पता है फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट रहता है, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि ये सारे लेवल पे कांस्टेंट रहती है, चाहे जीरो हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1000 यूनिट हो, चाहे 1 लाख यूनिट हो। अगर शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट मान लो 1 लाख रुपीज़ लग रही है, तो वो जीरो पे भी लगेगी, 1 यूनिट पे भी लगेगी, 1000 पे भी लगेगी, 1 लाख यूनिट पे भी लगेगी। कितनी लगेगी? 1 लाख रुपीज़। तो इसका मतलब चेंज इन टी एफ सी तो जीरो ही आएगी। तो इसका मतलब सारा जो चेंजेस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वेरिएबल कॉस्ट की वजह से चेंज हो रहा है। तो टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप पहली वीडियो का पीडीएफ देखेंगे या पहला ही पीडीएफ देखेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट का, तो आपको इसमें टेबल दिखेगी जिसके थ्रू आप आराम से समझ जाओगे। देखो 10 और 10 चेंज कितना हो रहा है? जीरो। 10 और 10 चेंज कितना हो रहा है? जीरो। जैसे जैसे आउटपुट चेंज होते जा रहा है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में देखिए 10, फिर 8, फिर 6। टोटल कॉस्ट में देखिए 10, 8, 6 सेम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पता चला कि शॉर्ट रन में जो फिक्स फैक्टर है वो कांस्टेंट रहते हैं, आपको पता है। तो जो भी आउटपुट में चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है? वेरिएबल कॉस्ट में। तो इसका मतलब ही क्या था? वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी। जब भी आप कर्व देखते हैं तो उसमें आपको पता चल रहा है कि टी एफ सी कॉन्स्टेंट है और वेरिएबल कॉस्ट जो है एक तरीके से आपके उल्टे एस की शेप ले रही है और टोटल कॉस्ट भी सेम ही ले रही है। तो जो आपको दिख रहा है वो पैरेलल गैप दिख रहा है। टी सी इज पैरेलल टू टी वी सी, टी वी सी इंक्रीजेज एज आउटपुट इंक्रीजेज, टी एफ सी कॉन्स्टेंट है सारे लेवल पे। तो आपको पता चल गया। फिर देखिए आप क्या करना, ये ऑप्शन तो ठीक है, तो आपने क्या करा? एलिमिनेट किया। कहने का मतलब आपने बी को हटाया और सी को हटाया, क्योंकि उसमें आपका ए ऑप्शन था ही नहीं। तो ए भी सही हो सकता है आपका और डी भी सही हो सकता है। ठीक है। अब आप देखिए कि आपको कौन सा सही लग रहा है इसके बाद वाला। देखिए यहाँ बोल रहा है डिक्रीज इन ए एफ सी इज लेस देन इंक्रीज इन ए वी सी, देन ए सी डिक्रीजेज। तो वीडियो पॉज करके एक बार ये सोचिए कि सर ने किस वाले पार्ट में बताया था। सर ने सेकंड वाली वीडियो में बताया था। थी तो फर्स्ट पीडीएफ ही, लेकिन मैंने सेकंड वाली वीडियो में आपको पूरा पार्ट कवर करा दिया था, ये वाला। ठीक है। अब देखिए मैं खुद भी बना सकता था वहाँ पे पर्टिकुलर, लेकिन आपको इतना समझ में नहीं आता जो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं एक बार बना के बता देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे कि हम कैसे बना सकते हैं खुद। देखो ए एफ सी गिरती हुई रहती है, ध्यान रखना। ठीक है। ए एफ सी एवरेज फिक्स कॉस्ट, जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी होती है। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक तरीके से राइट शेप की बन गई, याद रखना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों मिला के एवरेज टोटल कॉस्ट बनती है। तो एवरेज कॉस्ट तो ऊपर ही होगी दोनों से, भिड़ती भी नहीं होगी, याद रखना। और आपको पता है कि एक पॉइंट बाद जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इसके पास में आ जाती है एवरेज कॉस्ट के। क्यों? क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट श्रिंक होती जा रही है, ये मैंने बताया था शुरू में आपको। तो आप याद रखना, मेरी पर्टिकुलर वीडियोस कवर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए इस पर्टिकुलर मेन डायग्राम पे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है कि इफ़ डिक्रीज इन ए एफ सी, तो देखो ए एफ सी तो डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन ए वी सी, एक पॉइंट बाद ए वी सी तो इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए डिक्रीज इंक्रीज भूल जाइए। और आप ये देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ ए एफ सी इज ग्रेटर देन ए वी सी, इफ़ ए एफ सी इज ग्रेटर देन ए वी सी, तो उस केस में क्या होगा? ए सी डिक्रीज होगी। तो देखो एवरेज कॉस्ट गिर रही है। फिर एक पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे ए सी क्या है? कांस्टेंट है। फिर इफ़ ए एफ सी इज लेस देन ए वी सी, इफ़ ए एफ सी कहाँ पे लेस देन है? ये रही ए एफ सी जो लेस देन ए वी सी है, तो उस केस में ए सी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब आप एक बार इधर आइए। तो इसमें देखो क्या है कि इफ़ डिक्रीज इन ए एफ सी, तो मैंने बोला डिक्रीज भूल जाइए एक बार और इंक्रीज भूल जाइए। अब पढ़िए, इफ़ ए एफ सी इज़ लेस देन ए वी सी। ठीक है। तो ए एफ सी इज़ लेस देन ए वी सी, देन ए सी डिक्रीजेज नहीं। आपको पता है कि अगर ए एफ सी इज़ लेस देन ए वी सी तो ए सी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है। ये रहा लेस देन, तो ए सी क्या होगी? इंक्रीज होगी।
तो इसका मतलब गलत है। इसी तरीके देखो AFC इज़ ग्रेटर देन ABC, तो हम क्या बोलेंगे AC डिक्रीज होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, इफ़ AFC इज़ ग्रेटर देन ABC देन AC इंक्रीजेज, गलत है, AC डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे अगर इंक्रीज होता और यहाँ पे डिक्रीज होता, या यहाँ पे साइन चेंज हो जाता, ये ग्रेटर का साइन होता और ये डिक्रीज ही रहता, ठीक है, फिर सही रहता। और ये लेस देन का साइन रहता एक तरीके से, और यहाँ पे हम क्या बोलते AC डिक्रीज रहता। तो उल्टा अगर पार्ट होता तो फिर सही रहता। तो हम क्या बोल सकते हैं, A ठीक है और C ठीक है। C में देखिए, इफ़ डिक्रीज इन AFC इज इक्वल टू इंक्रीज इन ABC, AC रिमेन कांस्टेंट, जहाँ पे वो एक तरीके से कट कर रही है एक दूसरे को, कौन, AFC और ABC, तो AC क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो अपना आंसर क्या होगा फर्स्ट का, A, क्या रहेगा, A, याद रखना। अब इसी तरीके से आपको सेकंड दे रखा है जिसमें आपको असर्शन और रीजन दे रखा है। असर्शन में क्या बोल रहा है, इन द केस ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट बिहेवियर मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट AC कर्व एट इट्स मिनिमम। कितनी बार बताया आपको मैंने ये वाला, देखिए मेन क्या करिए, कर्व याद रखिए हमेशा, इसलिए मैंने बोला कितनी बार मैंने आपको बताया है, क्योंकि आपको क्या है जनरली याद नहीं रहता। एवरेज कॉस्ट का आप यू शेप का याद रखिए, चाहे आप लॉन्ग रन की बात करते हो चाहे आप शॉर्ट रन की, ठीक है, हमेशा यू शेप का याद रखिए। एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल नहीं बोल रहा, एवरेज वेरिएबल तो थोड़ा सा क्या होता है, यू बन जाता है, लेकिन वो जनरली एक तरीके से मार्जिनल की तरह लगता है। तो आप मार्जिनल का ऐसे सोचिए, तो आपको पता है कि ये कौन सा है, एवरेज कॉस्ट है, और ये क्या आपका मार्जिनल कॉस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट का पार्ट है वो नीचे है। तो हम बोल रहे हैं कि देखो चाहे हमारी है ना एवरेज कॉस्ट, अब देखो अगले पॉइंट में पढ़िए, वाइल AC कंटिन्यू टू डिक्रीज मार्जिनल कॉस्ट बिगिन टू राइज, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना चालू कर देती है और एवरेज कॉस्ट गिरी रही है, एवरेज कॉस्ट तभी भी गिरी रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एवरेज कॉस्ट ऊपर है और मार्जिनल कॉस्ट नीचे है, तो हम क्या बोलेंगे जनरली एवरेज कॉस्ट गिर रही है। लेकिन अगर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना भी चालू कर देती है, हम ऐसे बोलते हैं ना मार्जिनल कॉस्ट गिर रही है लेकिन तेज स्पीड से गिर रही है, मैंने आपको बताया था। और मार्जिनल कॉस्ट एक तरीके से एवरेज कॉस्ट का जो पॉइंट आ रहा है, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रही है, पर उससे पहले ही हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज कॉस्ट गिर रही है और मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना चालू कर देती है, मार्जिनल कॉस्ट पहले ही बढ़ना चालू कर देती है, याद रखना। तो ये बोल रहा है वाइल AC कंटिन्यू टू डिक्रीज, AC एक तरीके से बोल रहा है कंटिन्यू टू डिक्रीज, ये वाला जो मैं कर रहा हूँ जिसको डार्क कर रहा हूँ, मार्जिनल कॉस्ट बिगिन टू राइज, देखो इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक। ऑल्सो व्हेन AC इज एट इट्स मिनिमम, जहाँ पे AC अपने मिनिमम पॉइंट पे हो, यानी ये वाला पॉइंट जो मैंने बोला, इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मतलब मार्जिनल कॉस्ट ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है, इसी पॉइंट पर रुकी हुई है। इट इज़ कॉन्स्टेंट व्हेन AC इज कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब क्या है, जब AC कॉन्स्टेंट है तो मार्जिनल कॉस्ट भी कॉन्स्टेंट है। इट इज़ इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब देखो इट इज़ में यहाँ पे क्या होगा, AC आ जाएगा, क्योंकि एक बार बोल रहा है इट इज़ कॉन्स्टेंट व्हेन AC इज कॉन्स्टेंट, मतलब मार्जिनल कॉस्ट कॉन्स्टेंट है जब एवरेज कॉस्ट कॉन्स्टेंट है। और इट इज़ इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, इसका मतलब क्या हो गया, AC किसके इक्वल होगा, मार्जिनल कॉस्ट कौन से पॉइंट पे, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे जहाँ पे वो कट कर रहा है। तो हम बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, A और R ट्रू है और R एक तरीके से क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो सेकंड का भी आपका जनरली क्या होगा, A होगा। और अगर चलिए आप एक बार कर्व भी देख लीजिए, अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ऑथोराइज्ड कर्व दिखाना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा। देखिए आपको शुरू में क्या बोल रखा था कि एक तरीके से एवरेज कॉस्ट आपकी गिर रही है, चाहे आपकी मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। फिर आपको बोल दिया कि इस पॉइंट पे एक तरीके से क्या कांस्टेंट है दोनों, ये भी बोल दिया और इक्वल भी बोल दिया। तो यही तो पर्टिकुलर पॉइंट आपको बोल रखा है। अगर आप आगे आपको बोलता कि एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है, तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि मार्जिनल कॉस्ट उससे तेज स्पीड से बढ़ रही है, तो मार्जिनल कॉस्ट ऊपर आ जाती है। और आपको मैंने ये भी बताया था, याद रखो ये वाला, कि हमेशा मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के लेफ्ट हैंड पे रहेगी। ये एवरेज है और ये मार्जिनल हमेशा लेफ्ट में रहेगी, ये एवरेज है और मार्जिनल देखो हमेशा लेफ्ट हैंड पे रह रही है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सेकंड का A, बिल्कुल ठीक है। अब थर्ड पे देखिए क्या बोल रहा है। थर्ड वैसे मैंने आपको कवर करवा दिया था शायद, फिर भी चलो मैं करवा देता हूँ। देखिए असर्शन में क्या बोल रखा है, यू शेप्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रिवेल्स एट ए स्मॉल लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रिवेल्स एट लार्जर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ये मैंने जनरली आपको बताया था, देखो कि यू शेप कर्व बनता है, तो आपको बताया कि ये एवरेज कॉस्ट का भी आपने ऊपर भी देखा, और आपने लॉन्ग रन में भी मैंने आपको बताया कि जनरली क्या छोटे छोटे SAC कर्व होते हैं, तो वो एक तरीके से यू बने हुए रहते हैं, तो उसके थ्रू वो टच करते हुए एक तरीके से यू शेप का बन जाता है, कौन सा, LAC कर्व, आपको मैंने बताया था। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आपका हमेशा याद रखना कि लीस्ट कॉस्ट रहती है, एक तरीके से हम बोलेंगे लोअर कॉस्ट पर यूनिट रहती है, जिसको हम इकोनॉमिक कैपेसिटी का पॉइंट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम अपना ऑप्टिमम आउटपुट करते हैं, ऑप्टिमम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, जनरली ये बात मैं बोल रहा हूँ।
अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि ये इकोनॉमी ऑफ स्केल है और ये डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल है। तो अगर आपने बहुत ओवर प्रोडक्शन कर दिया तो डिस इकोनॉमी आएगी। तो इसलिए आप क्या करो, प्रोडक्शन एक तरीके से अपने लेवल पे करो, जो भी स्मॉल लेवल है उसके हिसाब से करो, आउटपुट बढ़ाओ, लेकिन किस पे करो, स्मॉल लेवल पे करो, ये बोल रहा है। फिर डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल कब आएगी, जब लार्जर लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा। तो नॉर्मल सही है, देखो मैंने क्या इसको मैच किया खूब बार, तो मुझे क्या सही लगा, तो पर्टिकुलर सही है असर्शन। रीजन में क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अराइजेज प्राइमरली बिकॉज एज द स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीजेज इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट टू मैनेज द फॉर्म इफेक्टिवली। तो देखो आपको पता है कि डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या है, प्रोडक्शन आपका गिर रहा है, या आप ये भी बोल सकते हो प्रोडक्शन चलो बढ़ तो रहा है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट जो है आपका वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है, तो उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा जैसे पहले बढ़ रहा था इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में। ठीक है, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन उससे ज़्यादा कॉस्ट बढ़ रही है। कॉस्ट बढ़ रही है तो उस केस में क्या होगा, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा आने लग जाएगी, तो इस तरीके से जाएगा एवरेज कॉस्ट पर यूनिट का पार्ट। तो वो कब होता है, जब इनएफिशिएंट मैनेजमेंट हो। लेकिन इसके अलावा आपको और भी पॉइंट होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ए और आर ठीक है, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि आर में और भी पॉइंट आते हैं रीजन में, क्या क्या आ सकते हैं, किसकी वजह से डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो सकता है, टेक्निकल डिफिकल्टीज़ की वजह से, मार्केटिंग डिस इकोनॉमीज़ की वजह से, मैंने आपको बताया था, प्रोडक्शन डिस इकोनॉमीज़ की वजह से, कि क्या पता जो लेबर है वो स्किल्ड लेबर हमें नहीं मिल रहे, वो स्कैरसिटी में हो, क्या पता जो मैनेजमेंट हो वो एफिशिएंट हमें नहीं मिल रहे। टेक्निकल मैंने आपको बताया था वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट वाला, कि उसकी 1 लाख किलोवाट आवर की कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। अगर वो उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करने की करेगा तो क्या पता जो भी मशीनरी या जो भी प्लांट है वो फूक जाए, वो ख़राब हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। तो इस चक्कर में क्या होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आपकी हो सकती है। और भी था फाइनेंशियल डिसइकोनॉमी, क्या पता आप बहुत ज़्यादा लोन पे डिपेंड हो जाओ, तो आपकी जो कैपिटल की कॉस्ट है, मतलब इंटरेस्ट का पार्ट है, वो ज़्यादा आने लग जाए। तो रीजन बहुत सारे हैं, इसलिए हम बोलेंगे आर राइट एक्सप्लेनेशन दे रहा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज़ नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन, मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसमें और भी आने चाहिए थे, तब जाके हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। तो थर्ड का आपका क्या आएगा, बी। अब फोर्थ देखिए, थर्ड का क्या आएगा, बी याद रखना है ना। फोर्थ देखिए क्या बोल रहा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट टू द पोटेंशियल एंड परसिस्ट। देखो आपको पता है कि जहाँ पे एक तरीके से आप आउटपुट बढ़ाओगे तो आपकी लॉन्ग रन कॉस्ट जो भी होगी वो धीरे धीरे गिरती जाएगी। इसका मतलब कॉस्ट पर यूनिट गिरती रहनी चाहिए। तो हमें पता है कि वो कब आएगी, जैसे जैसे कॉस्ट गिरती जाएगी तो एक पॉइंट बाद वो बढ़ेगी, तो वहाँ पे आके हम रुक जाएंगे। उसे हम जनरली क्या बोलेंगे कि हमने आउटपुट बढ़ाया तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट धीरे धीरे करके क्या होती गई, कम होती गई। तो वैन लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए यूनिट फॉल एज द आउटपुट इंक्रीजेज। देखिए मैं और पॉइंट क्यों नहीं पढ़ाता, कभी कभी देखना कि बिल्कुल बकवास से होते हैं, या देख भी लेना आपके काम आएंगे ही नहीं। तो आपको पता चल गया कि इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, फोर्थ का डी ही होगा। ठीक, अब फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में क्या बोल रखा है, देखिए अब पढ़िए, बोल रहा है लिस्ट 2 को आपको लिस्ट 1 के साथ मैच करना है, करेक्ट कोड पता करना है। द आइटम्स रिलेट टू क्या दे रखा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और स्कोप से रिलेटेड दे रखा है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब मैंने आपको क्या बताया, जनरली अगर आपको कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा तो आप अपना आउटपुट बढ़ा रहे हो जिससे कॉस्ट पर यूनिट कम आ रही है, मतलब बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हो, ये मैंने आपको बोला था। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि देखो मैंने 5 इकोनॉमी के नाम दिए हुए हैं आपको, लेकिन अगर आप अलग से देखना चाहो तो आप बल्क प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, कि बल्क में आप क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे प्रोडक्शन इकोनॉमी की बात करते हैं ना, तो बल्क में आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ऐसे पर्टिकुलर आप बोल सकते हो। अगर आप बल्क में रॉ मटेरियल खरीद रहे हो तो वो मार्केटिंग इकोनॉमी का पार्ट है, मैंने आपको बताया था, मार्केटिंग या सेलिंग इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब आप देखते हो तो इसका मतलब क्या है, आप कॉस्ट पर यूनिट कम कर रहे हो, किसके थ्रू, बल्क में प्रोड्यूस करके। तो आपको पता है कि इसका सेकंड रहेगा। तो देखिए आंसर ही सी हो गया, क्योंकि और जगह नहीं, इधर भी दिख रहा है ए भी है, तो ए और सी में से एक होगा। चलिए आगे फिर देखते रहते हैं कि और कौन सा हो सकता है। इंटरनल इकोनॉमीज़ में जाओ, इंटरनल इकोनॉमीज़ का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये विद इन फर्म होता है, और एक्सटर्नल क्या होता है, जब इंडस्ट्री एक्सपांड होती है तो फर्म को अपने आप बेनिफिट मिल जाता है। जबकि इंटरनल क्या होता है कि फर्म को खुद मेहनत करनी पड़ती है, ये फर्म की साइज़ पे डिपेंड करता है, तो फर्म को अपना आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, उस हिसाब से कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बोला अराइज व्हेन कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड ऑन साइज ऑफ द फर्म। ठीक है, तो सेकंड का थर्ड, तो देखो बी का आपका क्या आएगा, थर्ड आएगा, ये रहा। तो सी ही है आंसर, सी ही है आंसर। चलो एक्सटर्नल में देखिए, एक्सटर्नल में क्या है, अराइज व्हेन कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री नॉट द फर्म, आ गया ना। और स्कोप का मतलब क्या बताया था, जब आप वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो, इसका मतलब जैसे मैंने आपको प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एग्जांपल दिया था, आपको मैंने ये भी बताया था आईटीसी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, तो जनरली वो क्या करेगी, जो भी टोटल कॉस्ट लग रही है बहुत सारे प्रोडक्ट को बना के
जो अपनी कॉस्ट पर यूनिट है उसको कम करने का काम कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ही मशीनरी का यूज़ पर्टिकुलर 2 प्रोडक्ट के लिए कर सकती है, एक ही रिसोर्सेज का यूज़, एक ही ऑपरेशनल स्किल, एक ही टेक्निकल नो हाउ का, एक ही प्लांट का यूज़ दूसरे पर्पज़ के लिए भी कर सकती है। तो जनरली मैंने आपको इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल भी बताया था कि आपका ब्रेड का काम है तो आप साथ में बटर भी प्रोड्यूस कर रहे हो और जैम भी प्रोड्यूस कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो जिससे आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम आ जाए। तो बोला अराइज विथ लोअर एवरेज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट व्हेन 2 कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस बाय ए सिंगल फर्म। तो जब एक फर्म क्या कर रही है, 2 कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो आपकी एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, इसका आंसर होगा आपका सी, फिफ्थ का। अब आपका ये क्वेश्चन जो आप कवर नहीं कर पाए होंगे तो ये करवा देता हूँ पहले। यहाँ पे देखिए आंसर कहीं आपको दिख नहीं रहा, लेकिन मैंने आंसर आपकी जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगा उसमें मैं कवर कर देता हूँ, यानी मैंने कवर कर दिया है। यहाँ देखिए पढ़ के देखिए, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन ऑफ द फर्म इज एज फॉलोज। टोटल कॉस्ट दे रखी है 200 + 5Q + 2Q स्क्वायर। अब देख लीजिए, पहले आप समझ लीजिए, देखो यहाँ पे बोला TC = टोटल कॉस्ट, क्यू मतलब क्या दे रखा है, फिजिकल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फर्म, कि कितनी क्वांटिटी एक तरीके से प्रोड्यूस होगी, आउटपुट। तो आपको पता है कि जब 5Q 2Q दे रखा है तो खुद दिमाग लगाइए, ये 200 दे रखा है, तो एक तरीके से टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, फिक्स कॉस्ट और प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है, क्योंकि देखो क्या बोल रहा है, शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट होती है तो ये 200 है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, क्वांटिटी में चेंज होने के साथ साथ क्वांटिटी बढ़ती है, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है। तो ये 5Q + 2Q स्क्वायर दे रखा है, तो ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है। तो इसको अलग कर दीजिए अगर आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है, ये पार्ट आ गया। अब आपको देखो मैं एक पार्ट बता देता हूँ कि जब भी आप एवरेज कॉस्ट की बात करते हो, अभी आपको मैं इसका सॉल्यूशन दिखा दूंगा लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है, TC/Q, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी TC 200 + 5Q + 2Q स्क्वायर ऊपर कर दोगे। और मार्जिनल कॉस्ट का, अगर आपने मेरे से वो मार्जिनल प्रोडक्शन वाला एग्जांपल देखा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, चेंज इन TP, ठीक है, जिसमें मैंने क्यूबिक प्रोडक्शन फंक्शन बताया था, अगर आपको ध्यान हो, या आपने पास्ट ईयर के MCQs वाला कवर कर रखा है मेरा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन वाला पार्ट, तो उसमें ज़रूर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चेंज इन TP/ चेंज इन L मैंने आपको बताया था। वैसे मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, चेंज इन TC/ चेंज इन क्वांटिटी, ये होता है। अब देखिए ये क्या है, मेरे को किसने बताया कि डेरिवेशन से सॉल्व होता है, मतलब मैथ्स वाले पार्ट से, और मैथ्स में मैं हूँ कमज़ोर, तो मैंने आपकी ट्रिक निकाली हुई है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये कैसे निकलेगा जनरली, मार्जिनल कॉस्ट आपकी कैसे निकलेगी, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। अब देखिए आपको आंसर तो वैसे ही पता चल गया होगा कि 10 है आंसर इसके थ्रू, क्योंकि आपको पता है कि PDF वो अलग थी और जनरली इसमें मैंने आंसर लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं नीचे आपको पता चल रहा है कि जब भी ऑप्टिमम आउटपुट निकलेगा तो एवरेज कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो देखिए एवरेज कॉस्ट का पार्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे निकलता है, 200 + 5Q + 2Q स्क्वायर, मतलब टोटल कॉस्ट का पार्ट है, अपॉन क्या करोगे, क्वांटिटी कर दोगे। तो आपको क्या करना है, Q से Q काट देना है। Q स्क्वायर है तो Q स्क्वायर का मतलब क्या होता है, Q × Q, और नीचे डिवाइड बाई Q आपको पता है, तो एक Q से एक Q कट जाएगा तो एक Q बचेगा, इसलिए देखो 2Q आ रहा है, ठीक है। और 200/Q करोगे तो 200/Q ही ले लो, ठीक है। इसको ये मत बोल देना सर 200/Q 100Q हो जाएगा, 100/Q हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ी पता है क्वांटिटी कितनी है, तो 200/Q ही रहेगा। मार्जिनल कॉस्ट क्या आएगा, 5 + 4Q, कैसे आएगा, आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वाला अप्लाई करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो देखो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके हिसाब से तो यही है। तो देखिए Q की पावर 1 है, Q की पावर क्या है, 1 है। तो आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर Q की पावर 1 है और उसके आगे कुछ वैल्यू है तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। चलो आपने बोला सर Q की पावर 2 भी तो है, तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और एक पावर हट जाएगी। अब आपको पता है कि अगर Q की पावर 1 है और 1 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 × 1 क्या हो गया, 5, और Q की पावर तो 1 ही है तो Q तो वैसे ही हट गया, तो 5 बच गया, सिर्फ क्या बच गया, 5। तो इसका मतलब जब भी स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, या Q की पावर 4 आ जाए, Q की पावर 3 आ जाए, Q की पावर 2 आ जाए, तो अगर Q की पावर 2 है तो एक Q बच जाएगा, Q की पावर क्यूब है तो Q स्क्वायर बच जाएगा, याद रखना। अगर Q की पावर 4 है तो Q क्यूब बच जाएगा और वो आगे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो देखो Q का स्क्वायर है तो देखो जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ तो 5 प्लस कर दिया मैंने, और 2 × 2 करूँगा तो वो जनरली क्या रहेगा, 4, क्या हो जाएगा, 4। और Q की पावर क्या रह गया, 1 रह गया, क्योंकि Q स्क्वायर था तो एक Q रह गया। जैसे मैंने बोला कि अगर Q 4 है तो क्या रह जाएगा, Q 3, अगर Q 3 है तो क्या रह जाएगा, Q स्क्वायर, और अगर Q स्क्वायर है तो क्या रह जाएगा, Q की पावर 1।
तो हमारे पास क्या रह गया 4Q, 1 हटा दो, 1 का कोई रोल ही नहीं होता। अब आप बोलेंगे सर आपने ये क्यों नहीं लिया, ये फिक्स कॉस्ट है भैया। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होने से। ये वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है, किसका पार्ट है, वेरिएबल का। समझ गए होंगे अब आप। तो देखिए अब आपने क्या करा, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट बोला और आपने ये दोनों पार्ट ले लिए, एक तो ये और एक ये। अब इक्वेशन में पुट कर दो और निकाल लो, आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, अब देखते जाना। देखो ए सी इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट बोल दिया, तो देखिए ये एवरेज कॉस्ट उतार दिया, या मार्जिनल कॉस्ट उतार दिया। अब कैसे सॉल्व करोगे, इसको यहाँ पुट कर दो, इसको भी यहाँ पुट कर दो। तो आपको पता है कि जैसे ही साइन चेंज करोगे माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। 5 में से 5 गए, 4Q में से 2Q गए, तो बचा कितना 2Q। ये 200/Q है ही अपनी जगह पे। जैसे इस Q को यहाँ पे लेके आओगे और 2 को नीचे लेके आ जाओगे, तो देखो 200/2 आ गया, और Q यहाँ पे आते ही स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, तो देखिए Q स्क्वायर आ गया। अब आपको पता है कि 100 इज इक्वल टू Q स्क्वायर है। स्क्वायर को जैसे इधर लेके जाओगे तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, तो Q का अंडर रूट क्या आएगा 10, और आपका आंसर हो गया 10। तो याद रखना मार्जिनल कॉस्ट में हमने 200 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट हमें लेना है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आप चाहे तो चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q बोलते हो, या चेंज इन TVC भी बोल सकते हो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट ही रहती है। तो चेंज इन TVC अपॉन चेंज इन Q भी बोल सकते हो इसलिए। ठीक है, तो हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट सिर्फ यही है जिसके साथ क्वांटिटी का पार्ट आ रहा है, जो एक तरीके से कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये फिक्स कॉस्ट क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसके साथ क्वांटिटी का पार्ट नहीं आ रहा। अगर इसके साथ भी क्वांटिटी का पार्ट आता तो इसका मतलब वो लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन होता, क्योंकि लॉन्ग रन में सारे फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल। जबकि शॉर्ट रन में तो आपको पता है फिक्स का पार्ट भी है, जो कि 200 रुपये एक तरीके से आपको फिक्स कॉस्ट का पार्ट बता रहा है। तो आपका क्वांटिटी निकल के आ गया, आराम से आपकी टोटल कॉस्ट भी निकल के आ जाएगी। तो अगर आप बोलते ना सर अगर टोटल कॉस्ट बोलता है एग्जाम में पूछता तो क्या होता, तो आप जैसे ही वो 10 निकाल रहे हो तो 10 को पुट कर दो यहाँ पे, आपका आ जाएगा। यहाँ पे एक तरीके से हमने लेवल ऑफ ऑप्टिमम आउटपुट बोला ना वो। अगर आपको बोलेगा कि सर क्वेश्चन में बोल दिया है कि 4 क्वांटिटी पे क्या होगा, तो वहाँ तो आपको दे ही रखा है ना, तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस क्या करना है, उस 4 क्वांटिटी को पुट करना है क्वांटिटी पे, 5 × 4, 2 × 4 का स्क्वायर, तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं किसकी तरफ, 7th की तरफ। ठीक, तो ये अपना इसका था बी का 10 आंसर, यानी बी का 10 नहीं 6 का 10 आंसर। अब 7th क्या बोल रहा था, मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कैन बी डिटरमिन्ड ऑन ए जुलाई 16 का LAC कर्व फॉर ए नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन, LAC कर्व फॉर ए लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, प्लानिंग कर्व, एनवलप कर्व। अब देखो दिमाग लगाइए, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो बनता है वो नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन के लिए बनता है। नॉर्मल मतलब वही जो आपको पता है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है फिर गिर रहा है, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड हम जो कॉस्ट बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, इस तरीके से बनती है। ठीक है, जब भी मैंने बताया था प्रोडक्शन का उल्टा सोचिए तो इसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि कॉस्ट कम हो रही है फिर बढ़ रही है, तो वो एनवलप शेप बनता है, यानी एनवलप कर्व बोलते हैं, या जिसको प्लानिंग कर्व मैंने लिखा हुआ है। आपको शायद मैंने 3rd वीडियो में प्रोवाइड करा हुआ है, तो 3rd वीडियो देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि सर ने लॉन्ग रन कॉस्ट का मतलब क्या बोला था, तो आपको सारा पार्ट समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है कि फर्स्ट भी आपका होगा, प्लानिंग कर्व भी सेम यही है जो आपको बोल रखा है, एनवलप कर्व भी सेम ही है, तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ होगा। लेकिन इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हो तो मैंने जैसा आइसोक्वेंट बताया था आपको, तो वह ऐसे बनेगा, जबकि आइसोक्वेंट तो ऐसे बनता है, कॉन्वेक्स बनता है। लेकिन जब भी लीनियर की बात करता है तो ऐसे बनेगा। इसी तरीके से आप बोलोगे सर आप तो कॉस्ट बना के बताइए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कि लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन में कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बोलूँगा कि इस वाला एनवलप का आपको पता रहना चाहिए। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनते हैं ना, तो आप देखोगे सबसे पहले वो नीचे नीचे जाते हुए एक तरीके से नीचे जाते हैं, फिर साथ में ऊपर आते जाते हैं। तो आपको पता है कि शुरू वाले क्या होते हैं, एक तरीके से ऊपर वाले ज़्यादा होते हैं, फिर नीचे वाले थोड़े कम होते हैं तभी तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट कम आती है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे टेंजेंट होते हुए कर्व जाता है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है, टेंजेंट होते हुए जाता है, तो सबसे कम कॉस्ट यहाँ आती है। तो एक तरीके से वो यू शेप बनता है। लेकिन जब भी आप लीनियर प्रोडक्शन की बात करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, जितने आपने इनपुट लगाए, अगर आपने 1 लेबर प्लस 2 कैपिटल लगाई तो जो प्रोडक्शन हो रहा है जैसे 100 यूनिट का, और मान के चलो कि आपने जैसी एक और लेबर लगाया मतलब 2 लेबर और 2 कैपिटल और मतलब 4 कैपिटल, तो आपका 200 यूनिट हो रहा है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। तो जब लीनियर होमोजीनियस की बात करते हैं तो उस केस में जो कॉस्ट कर्व बनेगा वो ऐसे थोड़ी बनेगा, उसमें जो एसएसी कर्व होंगे वो सारे के सारे सब के सब लीस्ट वाले पे होंगे, सबके सब सेम होंगे। तो इसका मतलब जो आपका एलएसी कर्व बनेगा, क्योंकि ये सारे एसएसी कर्व हैं, तो उसके थ्रू जो भी आपकी लाइन बनेगी वो स्ट्रेट बनेगी।
क्योंकि इसका मतलब क्या है, देखो सीधी सी बात है, अगर इनपुट आपका सेम लग रहा है और उससे आउटपुट भी सेम निकल रहा है और प्राइस आपको पता है कि लेबर की भी सेम है और कैपिटल की सेम है, चेंज नहीं हुई, यानी उनको जो भी आप पेमेंट कर रहे हो वो सेम पेमेंट कर रहे हो, चेंज नहीं हुआ, तो आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो भी सेम आएगी। आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो भी क्या आएगी, सेम आएगी, तो वो कांस्टेंट ही बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे, मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बनेगा ही नहीं इसमें, क्यों, क्योंकि सब में सेम ही है। मिनिमम कहाँ बनता है, जब यू शेप का बनता है, तो आपकी कॉस्ट कम होती रहती है। यहाँ पे कम हो रही है कि नहीं, यहाँ पे तो कॉस्ट पर यूनिट भी कांस्टेंट ही आ रही है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ अपना आंसर होगा। तो सेवन्थ का देखिए, फर्स्ट थर्ड फोर्थ किसका है, सेवन्थ का सी है, सेवन्थ का आपका है सी। ठीक है, अब एट्थ देखिए, एट्थ का क्या है। अब देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में भी इकोनॉमिक कैपेसिटी का पार्ट बताया था, चाहे वो पीडीएफ में कवर नहीं करा, लेकिन आपको मैंने समझा दिया था कि नॉर्मल पार्ट है, क्योंकि देखो मैं पीडीएफ में भी यही लिखता और सेम टू सेम पार्ट ये होता। तो देखिए एट्थ में क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट रिप्रेजेंट। आपको मैंने बताया था इकोनॉमिक कैपेसिटी का मतलब क्या है, जब भी आप एवरेज वेरिएबल नहीं, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बनाते हो तो आपको पता है कि यू शेप का पार्ट बनता है। तो जो भी आपका सबसे लीस्ट पार्ट है हम बोल सकते हैं, यानी जो भी आपका कर्व का सबसे लोएस्ट पार्ट है, वहाँ पे आपको पता है कि आपकी जो कॉस्ट हो रही है वो सबसे कम हो रही है। कॉस्ट पर यूनिट की बात कर रहे हैं, जब भी हम एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी करते हैं। तो टोटल कॉस्ट मतलब लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, तो जैसे डिवाइड बाय क्वांटिटी करोगे तो आपकी जो एवरेज टोटल कॉस्ट होगी वो आएगी। तो वो जहाँ पे लीस्ट है वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हमारा ऑप्टिमम या मैक्सिमम आउटपुट निकल के आ रहा है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जनरली क्या होता है, जब भी आप एवरेज कॉस्ट की बात करते हो तो यहीं से मैं मार्जिनल कॉस्ट को इंटरसेक्ट करवाता था, ये तो बताता था। तो इसका मतलब जहाँ पे एवरेज कॉस्ट किसके इक्वल हो, मार्जिनल कॉस्ट के, और जहाँ पे हमारी कॉस्ट पर यूनिट क्या हो रही हो, कम आ रही हो, क्योंकि इसके बाद ही वो बढ़ना चालू करती है। पिछली वीडियो में बार बार आपको बताया। तो देखो यहाँ पे यही बोल रहा है, इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट रिप्रेजेंट इट्स। तो ये भी कोई काम के नहीं है, सारे के सारे पार्ट आपका मेन काम का यही है। आउटपुट लेवल दैट इक्वेट्स द एवरेज एंड द मार्जिनल कॉस्ट, मतलब इतना मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल सकते हो। अगर आप इससे कम निकाल रहे हो तो आपके पास एक्सिस कैपेसिटी का पार्ट है। अगर इससे कम निकाल रहे हो तो उस केस में आपकी कॉस्ट ज़्यादा है, यानी कॉस्ट पर यूनिट आपकी ज़्यादा आ रही है। आप इससे ज़्यादा निकाल सकते हो, लेकिन मार्केट में डिमांड ही नहीं है आपके गुड्स की अभी। लेकिन जैसे ही डिमांड आएगी तो आप क्या करोगे, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट निकाल सकते हो और आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, क्योंकि शुरू में बढ़ी हुई है। जैसे ही आप वो एक्सिस कैपेसिटी का यूज़ करोगे तो आराम से आपकी कॉस्ट पर यूनिट लो वेस्ट हो जाएगी, यानी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कॉस्ट रिड्यूस होती जाएगी। तो जब भी हम एक्सिस कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो कैसे निकलती है, जब हमें इकोनॉमिक कैपेसिटी का पार्ट पता हो। और रिजर्व मैंने आपको बताया था कैसे होता है, कि जनरली आपका जो कर्व है उसमें पर्टिकुलर एक स्ट्रेट पार्ट आएगा, फिर ऐसे घूमेगा। तो जो आपने ये पार्ट रख रखा है सीधा सीधा, वो जनरली रिजर्व कैपेसिटी का है। चाहे आप यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट बोलो, चाहे यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट बोलो, चाहे यहाँ पे बोलो, सब पे सेम है। तो वो आपने जानबूझ के रिजर्व रख रखी है। ठीक है, जबकि एक्सिस कैपेसिटी का मतलब क्या है, कि मार्केट में क्या है, जो भी आपने गुड्स प्रोड्यूस कर रखे हैं उसके हिसाब से आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम ही है। तो रिक्वायरमेंट कम है तो आपके पास एक्सिस कैपेसिटी पड़ी हुई है। तो एट्थ का जो आपका आएगा वो डी आंसर होगा। अब देखिए बोला मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 और लिस्ट 2, क्योंकि अब आगे जितने भी क्वेश्चन है मैं अराउंड 10 मिनट में पूरा वार्ड खत्म करा दूंगा। दिसंबर 15 के बोल रखे हैं। देखिए एक्सिस कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, तो एक्सिस कैपेसिटी ऑफ द प्लांट किससे रिलेटेड होगा, मैंने आपको बताया एक्सिस कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट रिडक्शन विद आउटपुट एक्सपांशन। देखिए मैंने ये पर्टिकुलर पार्ट बना दिया, ये आपकी लोअर कॉस्ट पर यूनिट है। आपको पता है कि यहाँ पे जनरली जो आपका आउटपुट है वो मैक्सिमम आउटपुट है। तो अगर एक्सिस कैपेसिटी बढ़ी है तो मान लो कि आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे थे अभी, और यहाँ तक आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। तो तब आपकी क्या होगी, धीरे धीरे कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाएगी। यहाँ पे आप क्यों निकाल रहे थे एक्चुअल में प्रोडक्शन, क्योंकि भैया आपकी इतनी डिमांड ही नहीं थी गुड्स की। लेकिन जैसे आपको पता है कि डिमांड बढ़ गई तो उस हिसाब से आप अपना आउटपुट क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। किसके थ्रू, कॉस्ट रिडक्शन के थ्रू, क्योंकि पहले आपकी कॉस्ट इतनी लग रही थी, अब इतनी लग रही है। तो जो हम एवरेज कॉस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कर्व किसका है, एवरेज टोटल कॉस्ट का, तो जो एवरेज टोटल कॉस्ट पर यूनिट जो आपकी है वो यहाँ से यहाँ हो रही है, और आपका आउटपुट भी क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है। सीधी सी बात है। तो हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट रिडक्शन विद आउटपुट एक्सपांशन किस में होता है, एक्सिस कैपेसिटी में होता है। रिसॉर्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी, जब भी आप नई टेक्नोलॉजी अपनाते हो, मैंने बार बार आपको बोला वो किससे रिलेटेड है, इंटरनल इकोनॉमी से रिलेटेड है। वैसे एक्सटर्नल में भी कवर कराया था, लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, जब ऐसे पर्टिकुलर पार्ट आए कि आप नई टेक्नोलॉजी अपना रहे हो तो वह इंटरनल इकोनॉमी में आएगा। जब आपको दे रखा है सेटिंग अप ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, तो मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग सेंटर खुल रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, सारी फर्म्स को फ़ायदा होगा। क्यों, क्योंकि उस ट्रेनिंग सेंटर्स पे जो भी वर्कर हैं, या जो भी हम बोल सकते हैं कि
पर्सन है वो एक तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हैं और धीरे धीरे उनमें एफिशिएंसी इंक्रीज होती जा रही है। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, या स्किल धीरे धीरे कोई ना कोई पर्टिकुलर जो भी वो ट्रेनिंग ले रहे हैं उसकी स्किल धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है, तो वो सीधा बिजनेस में आके काम करेंगे। उन्हें एक्स्ट्रा कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, बिजनेस को भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ का फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सी का आपका आएगा 4। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट, थर्ड, 4 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। अब देखिए रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था अभी अभी कि जहाँ पे आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, सेम ही आ रही है, तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। तो यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट कॉस्ट विद आउटपुट एक्सपांशन, लेकिन पहले आप मान लो कि यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस करते थे, लेकिन उसमें क्या हुआ कि अगर आपकी डिमांड बढ़ गई तो आपने और आउटपुट बढ़ा दिया, लेकिन आपकी कॉस्ट पर यूनिट सेम ही रही। फिर आपने आउटपुट बढ़ा दिया, यहाँ पे इंक्रीज कर लिया, फिर आपने आउटपुट बढ़ा दिया, तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट जो है वो सेम ही रही। यहाँ पे जो कॉस्ट पर यूनिट है वो 10 रुपीज़ पर यूनिट थी, तो मान लो 10 रुपीज़ पर यूनिट ही रही, उसे हम बोलेंगे रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट। तो 1342। अब देखिए 10th का क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम ऑफ लिस्ट 2 एंड इंडिकेट द कोड ऑफ करेक्ट मैचिंग। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज आपको पता है कि मैंने किस में बताया था आपको, टेक्निकल से रिलेटेड, प्रोडक्शन इकोनॉमी में। तो यहाँ पे ये 4 आ गया। अब देखिए 4 किस में आ रहा है, ए में भी आ रहा है और डी में भी आ रहा है, तो बी और सी हटा दीजिए। लार्ज स्केल परचेज ऑफ मेटल, मैंने आपको बार बार बोला कि अगर आप बल्क में मेटल खरीदते हो, मैंने प्रोड्यूसिंग की बात नहीं करी कि बल्क में प्रोड्यूस करते हो, प्रोड्यूस करोगे तो प्रोडक्शन इकोनॉमी का पार्ट है। मैंने बोला कि बल्क में मेटल खरीदते हो तो किसका पार्ट था, मार्केटिंग इकोनॉमी का। ठीक है, तो आपको पता है कि 4 के बाद 3 आ रहा है, तो ए आपका आंसर होगा। स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट अंडर स्पेशलाइज्ड पर्सनल, इसमें मैंने 2 आपको बताया था, एक तो मैकेनाइजेशन का पार्ट बताया था और एक बताया था कि स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट। तो उस केस में जनरली आपका किस में था, वो मैनेजरल इकोनॉमी वाले पार्ट में था। जाके देख लीजिए पिछली वीडियो में, आपको समझ में आ जाएगा। 4, 3, 1। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज इनपुट की बात कर रहे हो, तो अगर आपने खुद के ट्रक्स खरीद दिए, खुद के लोडिंग खरीद लिए टेम्पो, तो आपको क्या है, रेंट देने की ज़रूरत नहीं होगी और आपकी क्या पता कॉस्ट कम आएगी। कॉस्ट कम आएगी तो आप इकोनॉमी की तरफ बढ़ोगे। ऑयल कंपनीज हैविंग देयर ओन फ्लीट ऑफ टैंकर, तो ऑयल कंपनी के खुद के टैंकर, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनकी धीरे धीरे सेव होती जा रही है। तो यहाँ पे आएगा 4312, 4312। तो 10th का आएगा आपका ए। अब 11 देखिए क्या बोल रहा है, इसमें आपको बोल रखा है वो लिस्ट 1 और लिस्ट 2। यहाँ बोल रखा है कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट ओवर अ रेंज ऑफ आउटपुट। तो देखिए अभी अभी हमने पढ़ा था सेम टू सेम कि कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट ओवर अ रेंज ऑफ आउटपुट। ठीक है, सीधा सीधा पार्ट था, मैंने बताया था कि जहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट हो रही है और जो आउटपुट है वो आपका बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ आउटपुट है जिस पे आपकी जो ये कॉस्ट है, यहाँ पे जो मैंने कॉस्ट की बात की थी वो कांस्टेंट है। तो रिजर्व कैपेसिटी किस में आ रहा है, बी और डी में आ रहा है, तो बी और डी में से कोई हो सकता है, ए काट दो और सी काट दो। अब देखिए बोल रहा है एवरेज कॉस्ट बिकम कांस्टेंट मोमेंटरली। देखो मोमेंटरली का मतलब क्या होता है, कुछ पल के लिए। तो आपको पता है कि जब भी हम एवरेज कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं और फिर वो बढ़ जाती है, तो आपको पता है कि एवरेज कॉस्ट कम हो रही है और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद बढ़ती जा रही है। तो वो किस में होता है, यू शेप वाले कर्व में, मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट वाले पार्ट में। तो वो किस में होता है, एवरेज कॉस्ट बिकम कांस्टेंट मोमेंटरली। तो फिर तो देखो इकोनॉमिक कैपेसिटी का पार्ट ही आपका आएगा। किसका पार्ट आएगा, इकोनॉमिक कॉस्ट वाले का पार्ट। यानी इसमें जो जनरली पार्ट आएगा आपका वो इकोनॉमिक कैपेसिटी का पार्ट आएगा। अब आप बोलेंगे सर ए और बी में थोड़ा सा फर्क नहीं पता चल रहा, तो देखिए आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा, कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट ओवर ए रेंज ऑफ आउटपुट। तो ओवर ए रेंज ऑफ आउटपुट, जबकि यहाँ पे क्या बोल दिया, कुछ पल के लिए। तो कुछ पल के लिए मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट के लिए आपका पार्ट आया जहाँ पे आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या है इसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन उसके बाद आपकी जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। तो वो कहाँ बढ़ती है, एक तरीके से इकोनॉमिक कैपेसिटी, जहाँ पे हम बोलेंगे हमारा आउटपुट क्या है, मैक्सिमम निकला है या जो भी ऑप्टिमम आउटपुट निकला है, किसके थ्रू, जो भी एवरेज कॉस्ट कम आई है उसके थ्रू। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट बिकम्स कांस्टेंट मोमेंटरली, उस पर्टिकुलर पल के लिए, उसके बाद वो बढ़ जाती है। तो उसे हम जनरली क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक कैपेसिटी का पार्ट है वो। नॉर्मल एवरेज कॉस्ट इज ए यू शेप कर्व। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर मैंने आंसर बोला इसमें 11th में, तो वो कौन सा बोला था, 2, 1 ये बोला। इसके बाद आप देख सकते हैं क्या आएगा आपका, 4 आएगा, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। अगर पता नहीं था तो यही करना पड़ेगा। अब देखो इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है कि अगर यू शेप कर बनाओगे तो ये इकोनॉमीज़ की बात कर रहा है, यहाँ पे आपकी क्या हो गई, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई और उसके बाद बढ़ रही है, तो ये इकोनॉमी और ये डिसइकोनॉमी की बात कर रहा है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है मॉडर्न लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज एल शेप्ड। आजकल आप देखना कि जो अभी हमने ये कर्व देखा ये पुरानी थ्योरी का था, लेकिन आप बोल सकते हो कि
अगर एक इंडियन इकोनॉमिस्ट की बात करूँ तो उसने अराउंड 29 कंपनीज के पार्ट में देखा, तो उसको 18 कंपनीज में जो कर्व दिखा ना वो ऐसे ही दिखा, उसके बाद वो बढ़ता हुआ नहीं दिखा। तो जनरली इसका मतलब क्या था कि वो इकोनॉमीज ही अचीव कर रही है कंपनियाँ, यानी उनकी कॉस्ट पर यूनिट कम ही हो रही है, न कि बढ़ रही है। तो ये मॉडर्न थ्योरी का पार्ट है जिसमें क्या बोलते हैं कि एल शेप कर्व बन सकता है। वो किसके थ्रू होगा? प्रोडक्शन एंड मैनेजरियल कॉस्ट इफेक्ट, इसके थ्रू होगा। तो यहाँ पे आपका जो आएगा वो थर्ड आएगा। देखिए अब ये क्यों आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। टेक्निकल इकोनॉमीज़ का पार्ट आपने सुना होगा, तो टेक्निकल इकोनॉमीज़ के थ्रू आप क्या जनरली क्या बोलते हैं कि एक तरीके से एफिशिएंसी बढ़ती है। जो भी टेक्निकल मशीनरीज आप परचेज करते हो तो उसके थ्रू आपको एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये क्या बोलता है कि जैसे आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम आ गई, मतलब आप ऑप्टिमम लेवल तक पहुँच गए, उसके बाद भी आपकी कॉस्ट कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि उसका फ़ायदा आपको आगे पीरियड के लिए मिलता है। आप सोचते हो कि यहाँ तक मिल गया, लेकिन नहीं, आपको बाद के लिए भी थोड़ा फ़ायदा मिलता जाता है, इसलिए आपकी कॉस्ट पर यूनिट और थोड़ी कम हो जाती है, ये बोल रहा है। तो आपको एक तरीके से एल शेप मिलता है, उसके बाद ये नहीं मिलता, तो ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ तक ही आपका बनेगा, ये बोल रहा है। और कॉस्ट पर यूनिट भी कम होती जा रही है, मतलब ऑप्टिमम के बाद भी आपको फ़ायदा मिल रहा है। इसी तरीके से बोल दिया कि मैनेजरल कॉस्ट इफेक्ट, इसका मतलब क्या होता है? अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट करोगे तो उस केस में क्या है, आप लेबर को डिवाइड कर रहे हो, आप पर्टिकुलर क्या कर रहे हो, अलग अलग डिपार्टमेंट बना रहे हो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया तो उसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर, सेल डिपार्टमेंट हो गया तो सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग मैनेजर, एचआर के लिए एचआर मैनेजर हो गया, फाइनेंस के लिए फाइनेंस मैनेजर हो गया। फिर उसके नीचे आपने डिपार्टमेंट बांट दिए। तो आप जनरली क्या कर रहे हो, डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हो और पर्टिकुलर वर्कर्स की स्किल में सुधार कर रहे हो, उनकी डिसीजन मेकिंग की अप्रोच को सही कर रहे हो। तो उसके थ्रू क्या हो रहा है, एक तरीके से आपको फ़ायदा भी हो सकता है। क्या पता ऐसी डिसीजन मेकिंग की जाए जो कि आपके आउटपुट को और ज़्यादा इंक्रीज कर दे, जिससे आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। तो जनरली ये बोल रहा है कि प्रोडक्शन और मैनेजरियल कॉस्ट इफेक्ट लिए जाते हैं। ठीक है, आपकी आने वाले टाइम के लिए जो रिपेयर कॉस्ट होती है वो कम आती है, ये बोल सकते हैं। मटेरियल और जो इक्विपमेंट आपको मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, चीपर कॉस्ट पे मिल रहे हैं आगे के लिए भी। ये नहीं कि आप बोल सकते हो कि आने वाले टाइम पे महंगे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि धीरे धीरे टेक्निकल इंप्रूवमेंट होता जाता है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो मॉडर्न लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो एल शेप का ही होता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो जनरली कौन सा होगा 11th का? सेकेंड, 1, 4th और 3rd। ठीक है, यानी 11th का आपका आंसर होगा डी। अब देखिए 12 में क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग शॉर्ट रन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट कॉरस्पॉन्डेंट टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर। अब देखिए अगर आप शॉर्ट रन में देखोगे कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट कहाँ होगा, तो आपको मैंने बार बार बताया है कि जहाँ पे जनरली आपने एवरेज कॉस्ट का एक पार्ट बना दिया, ठीक है, उसके बाद आपको बताया कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। तो जहाँ पे आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम आ रही है, क्या आ रही है, एवरेज कॉस्ट मिनिमम, एवरेज वेरिएबल नहीं, एवरेज कॉस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल भी होती है। तो AFC प्लस ABC मिला के क्या बनती है, आपकी एवरेज बनती है। तो याद रखना ATC एवरेज टोटल कॉस्ट या AC एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं, और ये मार्जिनल कॉस्ट है। इसके बाद जनरली मार्जिनल कॉस्ट आपकी बहुत स्पीड से बढ़ेगी तो एवरेज कॉस्ट भी बढ़ेगी, लेकिन हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपकी एवरेज कॉस्ट सबसे कम आ रही है, तो उस केस में आपका ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट होगा। तो वो आउटपुट का लेवल जहाँ पे एवरेज कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो। 12 का सी पॉइंट। अब देखिए मैं पर्टिकुलर PDF में क्यों नहीं लेके जा रहा, क्योंकि ये नॉर्मल पार्ट है, वहाँ जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब 13 इसमें क्या बोल रहा है, ये देखिए बोल रहा है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ए टर्म विच डिस्क्राइब्ड। आपको पता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, मैंने आपको इतनी बार बता दिया कि सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, आप ये भी बोल सकते हो। जैसे मैंने बोला ना कि अगर मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ तो इससे पहले अगर मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटी थी और मुझे ऑफर आया कि आप 30,000 अर्न कर सकते हो, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए पर्टिकुलर मैंने वो जॉब नहीं करी क्योंकि ये फुल टाइम है, ठीक है। तो हमें पता है कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा था, कि मैं वो जॉब कर सकता था, तो वो रिवॉर्ड मेरा लॉस हो गया, वो बेनिफिट मेरा एक तरीके से छूट गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। सिंपल मीनिंग तो यही है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि एक्स को पाने के लिए वाई की कितनी यूनिट छोड़ी, जो जनरली आप पढ़ते थे, ठीक। तो अलग अलग पार्ट में आप अलग अलग पढ़ते हो, तो वैसे सोच के करिए। तो यहाँ पे यही पार्ट बोल रखा है कि ए बार्गेन प्राइस फॉर ए फैक्टर प्रोडक्शन नहीं, ए प्रोडक्शन कॉस्ट रिलेटेड टू द ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन नहीं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं। डी देखिए द लॉस ऑफ रिवॉर्ड इन द नेक्स्ट बेस्ट यूज ऑफ दैट रिसोर्स, कि अगर आप सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव में उस रिसोर्स का यूज़ करते तो आपका कितना लॉस हो रहा है अभी उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि आपको फ़ायदा होता, लेकिन अब वो फ़ायदा आपको नहीं हो रहा, क्योंकि आपने क्या करा, फर्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को यूज़ कर रहे हो, आप फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन को यूज़ कर रहे हो, इसलिए उस सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव को आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, उसके थ्रू आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। और ऐसे भी तो सोच सकते हो बिजनेस में कि अगर आपने जो कैपिटल लगाई, मान लो 10 लाख लगाए,
अगर आप इसको बिजनेस में नहीं लगाते तो कहीं और लगाते तो आप कितना इंटरेस्ट कमाते। तो वो क्या हो गया, एक तरीके से सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव जो आप नहीं कमा पाए, तो उसका इंटरेस्ट का कितना लॉस हुआ वो जनरली क्या कह रहेगा, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पार्ट। तो 13 का क्या आएगा आपका डी। अब देखिए 14, विच वन इज़ नॉट द आइटम्स ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट टू द बिजनेस, जून 13 का है। अब देखिए मुझे इसमें थोड़ी दिक्कत लग रही है क्योंकि इसका आंसर बी था, मार्केट सप्लाइड रिसोर्सेज। मैंने खूब बार चेक करा, मार्केट सप्लाइड रिसोर्सेज आ रहा है, लेकिन मुझे सारे के सारे पार्टी इकोनॉमिक कॉस्ट के लग रहे हैं। अब क्यों लग रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक कॉस्ट में आप एक्सप्लिसिट भी लेते हो, याद रखना, और इम्प्लिसिट भी लेते हो। अगर आप अकाउंटिंग की बात करते हो, अकाउंट कॉस्ट की, तो उसमें सिर्फ आप क्या बोलते हो, एक्सप्लिसिट, और कुछ आप इम्प्लिसिट लेते हो। लेकिन हम नॉर्मल टर्म में क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग में एक्सप्लिसिट आती है और इकोनॉमिक में क्या आती है, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट आती है, ध्यान रखना। अब देखिए आप एक एक करके दिमाग लगाइए कि सारे क्यों हैं इकोनॉमिक कॉस्ट के आइटम, और मैंने कोई भी ऐसा ऑप्शन क्यों नहीं चूज़ करा, यानी ए बी सी डी में मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि सारे के सारे इकोनॉमिक कॉस्ट के। क्योंकि खुद सोचिए, ओनर सप्लाइड रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। सोचिए कि आप ओनर हो, आपने जो रिसोर्सेज दिए हैं, तो इसका मतलब क्या है, मान लो कि ओनर खुद काम कर रहा है, ओनर खुद अकाउंटेंट है, तो उसको अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं है, तो सैलरी ऑफ ओनर, सैलरी ऑफ ओनर, तो एक तरीके से वो क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट का पार्ट है। तो ओनर के सप्लाइड रिसोर्सेज, ओनर के पास खुद के पास अमाउंट था, उसने बिजनेस में लगा दिया, तो ओनर ने क्या करा, कैपिटल लगाई, कैपिटल पे उसे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, रियल में, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरीके से इम्प्लिसिट कॉस्ट है। ओनर का खुद का क्या बोल सकते हैं, घर, जिसमें उसने क्या कर रखी है, ऊपर शॉप 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 ओपन कर रखी है, तब उस केस में क्या, उसको रेंट चुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो ओनर सप्लाइड रिसोर्सेज ये पार्ट आ गया ना सारा का सारा। तो उस केस में क्या है कि सारा का सारा जो फर्म ने खुद ने ओन कर रखा है और खुद ही फर्म क्या कर रही है, यूज़ कर रही है, तो ओनर सप्लाइड रिसोर्सेज आ गया। तो उसकी जो भी कॉस्ट होगी वो इकोनॉमिक कॉस्ट का पार्ट बनेगी। मार्केट सप्लाइड रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, आप सोचिए कि जनरली ये तो इम्प्लिसिट का पार्ट आ गया, क्या आ गया, इम्प्लिसिट। मार्केट सप्लाइड का मतलब क्या हुआ, मार्केट से जो अवेलेबल हुआ। मान लो कि अगर मैंने कोई फैक्ट्री खोली, तो फैक्ट्री मैंने खुद ने नहीं परचेज करी, तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा कि मार्केट के थ्रू मैंने रेंट पे ली, ये भी तो सकता है। मार्केट के थ्रू मैंने हायर, किराए पे ली, लीज पे ली, तो मार्केट सप्लाइड रिसोर्सेज। अगर मैं लेबर हायर कर रहा हूँ तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ, जैसे एक अकाउंटेंट की सैलरी। तो मैं खुद अकाउंटेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई अकाउंटेंट हायर कर रहा हूँ तो उसको सैलरी दे रहा हूँ। जबकि इसमें क्या बोल दिया कि इकोनॉमिक कॉस्ट का पार्ट ही नहीं है, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया ना। आपको पता है कि मार्केट सप्लाइड रिसोर्सेज तो मेन इकोनॉमिक कॉस्ट का पार्ट क्यों होगा, क्योंकि जिसके लिए आप एक्सपेंसेस पे कर रहे हो उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यानी जिसके लिए आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, मॉनेटरी पेमेंट, याद रखना, उसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, नॉन मॉनेटरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग ओनर सप्लाइड रिसोर्सेज। इसका मतलब ओनर का खुद का घर यूज़ कर रहे हैं, ओनर खुद का अपना घर यूज़ कर रहा है, तो उस केस में क्या कर रहा है, उसको रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। ओनर खुद की कैपिटल यूज़ कर रहा है, यानी खुद का अमाउंट यूज़ कर रहा है, जो भी उसने एफडीए करवाई थी वो बिजनेस में लगा दी, तो जो भी अमाउंट पड़ा था उसने बिजनेस में लगा दिया। तो अगर वो बिजनेस के बाहर लगाता तो उसे इंटरेस्ट मिलता, उसे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो वो नॉन मॉनेटरी हो गया ना। इसके अलावा इम्प्लिसिट कॉस्ट भी क्या है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सी भी सेम है, डी भी सेम है, सी इज इक्वल टू डी है, याद रखना, और सी इज इक्वल टू डी। और आपको पता है ए क्यों आएगा, क्योंकि ए का ही आप यूज़ करते हो, ओनर सप्लाइड रिसोर्सेज का यूज़ करते हो, तब जाके ही इम्प्लिसिट कॉस्ट आती है। या आपको पता है कि उसके लिए आप पेमेंट नहीं करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन मॉनेटरी। आप एक ओनर हो, मैंने आपको बताया ना, आपकी खुद की बिल्डिंग है, एक क्लिनिक चलाता है डॉक्टर। अब डॉक्टर क्लिनिक चलाता है तो खुद का उसके घर पे ही चलाता है, तो उसको रेंट पे करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो क्या हो गई, इम्प्लिसिट कॉस्ट आ गई, या क्या आ गई, नॉन मॉनेटरी आ गई। क्यों, क्योंकि उसको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि वो बाहर कहीं पे शॉप खोलता है और रेंट पे लेता है क्लिनिक, तो उस केस में उसको रेंट पे करने की ज़रूरत होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मार्केट सप्लाइड रिसोर्सेज। तो सारे पार्ट आ गए इकोनॉमिक में। हम क्या बोल सकते हैं, एक्सप्लिसिट भी आ गया और इम्प्लिसिट भी आ गया। तो इसलिए मुझे थोड़ा गलत लगा, तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, सारे के सारे ऑप्शन इकोनॉमिक कॉस्ट के पार्ट है, ये मैं नीचे लिख दूंगा, क्योंकि मेरे को तो यही लगे। चाहे मैं इसका आपको प्रूफ भी दे दूंगा, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट या पर्टिकुलर चाहिए तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको बोल रखा है 15th, इफ़ द टोटल कॉस्ट इज ₹260 एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ₹60, व्हाट विल बी द टोटल फिक्स कॉस्ट इफ़ आउटपुट इज़ ए 100 यूनिट एंड बी 200 यूनिट। अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि अगर टोटल कॉस्ट 260 है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 60 है, तो आपको पता है कि 260 में से 60 लेस कर दो, तो आपको बताया कि ₹200 क्या निकल के आएगी, आपकी फिक्स कॉस्ट निकल के आ जाएगी। अब मैंने क्या बताया कि फ़िक्स कॉस्ट चाहे जीरो आउटपुट हो तब भी 200 रहती है, जो इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ ₹200 रहेगी, ठीक है। चाहे आप 10 यूनिट निकालो तब भी ₹200 निकलेगी।
चाहे आप 100 यूनिट निकालो चाहे आप 200 यूनिट निकालो, तब भी 200 रुपीज़ ही रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि वो सारे लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या रहती है, कांस्टेंट। तो चाहे 100 यूनिट निकालो चाहे 200 यूनिट निकालो, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी आपकी, 200 रुपीज़। तो आंसर क्या होगा 15 का ए। बताओ कितना सिंपल आया था दिसंबर 13 में। तो कभी कभी ऐसे गए बीते भी आ जाते हैं। अब आपको बोल रखा है व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग, 16th है। ए ऑप्शन दे रखा है मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी डिक्लाइनिंग, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी अबव एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी बिलो एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग। आप खुद सोचिए, देखो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आपको कर्व बनाने आना चाहिए। जब भी मैं एवरेज कॉस्ट की बात करता हूँ तो ऐसे निकलता है, मैं एवरेज वेरिएबल नहीं बोल रहा, एवरेज टोटल कॉस्ट बोल रहा हूँ बार बार। आपको मैंने बोला मार्जिनल लेफ्ट हैंड साइड पे कट करते हुए जा रहा है। अब इसमें क्या बोल रखा है, आपको पता है कि एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, और ये आपको पता है कि क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है आपका जो बन रहा है। तो जो ये एवरेज कॉस्ट का पॉइंट जा रहा है यहाँ पे, देखो क्या बोल रहा है, एवरेज कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग। कब, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी बिलो एवरेज कॉस्ट। दिख ही रहा है ना, मार्जिनल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, एवरेज कॉस्ट ये रहा और मार्जिनल कॉस्ट नीचे, तो मार्जिनल कॉस्ट नीचे रहनी चाहिए, तब जाके एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन होगी। और अगर मार्जिनल कॉस्ट ऊपर है यानी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट है, तो एवरेज कॉस्ट भी बढ़ने लग जाएगी। तो अभी तो हमसे ये पूछा है, तो आप क्या बोलोगे, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी बिलो एवरेज कॉस्ट। तो 16th का आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। बताइए, ऐसे सिंपल भी आए हुए हैं। अब 17th, अब देखिए ये भी बेसिक क्वेश्चन है, कोई टिपिकल नहीं है। आपको टिपिकल लगेगा पर मेरे को नहीं लगेगा, क्योंकि जनरली इसमें देखो क्या बोल रहा है कि असर्शन मार्जिनल कॉस्ट एंड डिफरेंशियल कॉस्ट डू नॉट कन्वे द सेम मीनिंग इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंशियल कॉस्ट, या जिसको मैंने क्या बताया था, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, याद रखना मैंने उसमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट लिखा हुआ है। तो मैंने बताया था कि वो किसकी वजह से चेंज होता है, लेवल चेंज होने से। कि अगर आप पहले 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब अगर आप 15,000 यूनिट प्रोड्यूस करोगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपकी एफिशिएंसी का लेवल बढ़ गया है, या क्या पता आपकी कैपेसिटी बढ़ गई हो, क्या पता पुरानी मशीन की जगह आप नई मशीन परचेज कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, तो उस केस में आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या बढ़ी है। तो फिक्स कॉस्ट से कभी भी नहीं देखते हो आप किससे देखते हो, जो मैंने आपको बताया कि पुराने की जगह नई मशीन रिप्लेस कर रहे हो, आप अपने बिजनेस का स्केल बढ़ा रहे हो, तो पर्टिकुलर वो पार्ट देख रहे हो, तो उसके थ्रू आप देख रहे हो कि आपकी कॉस्ट में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। जबकि मार्जिनल कॉस्ट की हम बात करते हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं, एक आउटपुट में चेंज होने से आपकी कॉस्ट पे क्या असर हुआ है। तो मतलब 0 से 1, 1 से 2, तो हम क्या बोलते हैं, चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q। यही तो बोलते हैं कि एक यूनिट में चेंज होने से आपकी कॉस्ट पे क्या असर हुआ है, वो होता है मार्जिनल कॉस्ट। जबकि हम डिफरेंशियल कॉस्ट की बात करते हैं या इंक्रीमेंटल कॉस्ट की बात करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि लेवल में चेंज होने से या एक मशीन को दूसरी मशीन से रिप्लेस करने से क्या चेंज हुआ। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी हमेशा वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू होता है, लेकिन पर्टिकुलर वो बड़े पार्ट के लिए होता है, हम ऐसे बोल सकते हो। जबकि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, पर्टिकुलर एक एक यूनिट से रिलेटेड होता है कि एक यूनिट चेंज होने से मार्जिनल कॉस्ट पे क्या चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे दोनों अलग होते हैं। अगर आपको और पार्ट देखना है तो पिछली वीडियो में पता चल जाएगा। रीजन में देखिए क्या बोल रहा है, डिफरेंशियल कॉस्ट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ड्यू टू चेंज इन फिक्स कॉस्ट। भैया जब भी हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट की बात करते हैं तो हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं। अब फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है, तो हम जनरली जो भी देखते हैं वो किसके थ्रू देखते हैं, साथ में पूरी टोटल कॉस्ट के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे डिफरेंशियल कॉस्ट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ड्यू टू चेंज इन फिक्स कॉस्ट। नहीं, उसमें वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट भी आता है। किसका पार्ट आता है आपका, वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट भी आता है। तो डिफरेंशियल कॉस्ट का पार्ट ये गलत हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, ए ट्रू है क्योंकि दोनों सेम नहीं होते, और आर एक तरीके से क्या, फॉल्स। तो 17 का आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा, सी रहेगा पार्ट। तो आई होप आपको सारे पार्ट आ गए होंगे। हाँ 17 ही क्वेश्चन थे, उससे ज़्यादा नहीं थे, तो सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। और जो मैंने एक क्वेश्चन क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू वाला लिया, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा था वो था अपना ये 6th क्वेश्चन था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पर्टिकुलर क्या पार्ट रहता है, कि ये फिक्स कॉस्ट है और ये वेरिएबल कॉस्ट है। इसको सोच के करिए। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी पावर 1 है यानी Q दे रखा है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 5 × 1 5 रहेगा, यानी आगे की वैल्यू के साथ, और ये Q गायब हो जाएगा क्योंकि 1 पावर है। अगर Q का स्क्वायर है तो हमें पता है कि Q 1 रह जाएगा। ठीक है, मैं वापस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ध्यान रहे, Q क्यूब है तो Q स्क्वायर रह जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे आपने आगे वाली वैल्यू के साथ, मान लो कि 8 था आगे, 8Q क्यूब, तो 8 × 3 क्या हो जाएगा 24, तो क्या रह जाएगा 24Q स्क्वायर। मान लो Q 4 है और आपने बोल दिया कि जैसे हाँ यहाँ पे 5 है, तो 5 × 4 कितना आ गया आपका 20, और यहाँ क्या रह जाएगा 20 का Q क्यूब। तो क्योंकि 5 × 4 किया और एक पावर हट गई और रह गई क्या Q क्यूब रह गया। इस तरीके से
तभी हमारे यहाँ पे क्या रह गया था, क्यू की पावर 1 रह गई थी, क्योंकि जैसे हमने मल्टीप्लाई करा तो वो 4 हो गया, और क्यू की पावर 1 हट गई तो 1 ही रह गई, क्यू की पावर 1। ठीक है, तो आई होप आपको सारा पार्ट पता समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो हम देखेंगे रेवेन्यू का पार्ट। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन से रिलेटेड पार्ट। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।